आग लगाने के लिए पड़े हुए। हम जब 5 फायदे पूछने की बात करते हैं तो सर ऐसे सर खो जाके आप 5 नुकसान बता दीजिए। बर्फ फैलाया जाता है देश के अंदर कि वक्त जहाँ पे जाता हाथ उठाता वो जमीन उसकी हो जाती है। यही तो भारत का एक बर्फ है जो फैलाया जाता है। जो वक्त का माफिया, इन्होंने हजारों एकड़ जमीनें जो है कब्जा कर रखी है। हम लोगों को मुल्क के वजीर आजम बना दीजिए, सारी चीजें आपको बहुत बता बढ़िया, देंगे। बहुत बढ़िया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। वक्फ संशोधन कानून पार्लियामेंट से पास हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए, लेकिन बावजूद इसके इस पर बवाल ही बवाल है। सड़क से लेकर संसद तक इस पर संग्राम देखने को मिला। लेकिन क्या वाकई ये कानून मुसलमानों के हित में है या फिर इस पर भ्रम फैलाया जा रहा है? आज न्यूज 18 ने यह पहल की है जिसमें वक्फ पर होगी महापंचायत। आज हमारे साथ वो लोग इस पैनल में जुड़ेंगे जो किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं, यानी कि जो राजनेता नहीं हैं, लेकिन वो इस धर्म से सीधे तौर पर जुड़े हैं, यानी कि इस्लाम धर्म से। और वो आपको बताएंगे कि आखिर वक्फ कानून के फायदे क्या हैं और वक्फ कानून के जो ये मानते हैं कि नुकसान हैं, उनसे भी हम इस पक्ष पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज के इस पैनल में कुल 6 दिग्गज हैं जिनसे हम इस कानून के पक्ष में और विरोध में बात करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय करा देती हूं। मेरे दाईं तरफ वो लोग हैं जो इस कानून के पक्ष में आपके सामने अपना पक्ष रखेंगे। मौलाना साजिद रशीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई चर्चाओं में आपने इनका चेहरा देखा होगा। और वसीम अहमद गाजी जी, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। अंबर जैदी जी, सोशल एक्टिविस्ट, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगी। और मेरे बाईं तरफ देखिए, वक्फ कानून के विरोध में अपनी बात रखेंगी ज़ेबा खान जी, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर मौजूद हैं। और नाजिम खान जी, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। और देखिए एडवोकेट बिलाल खान, ये वो चेहरा है जो देखिए आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, उनकी तरफ से जो पिटीशन लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसी पैनल के ये वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट की दोनों सुनवाई के दौरान ही ये वहां पर मौजूद रहे थे। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे और यहां से इस चर्चा की शुरुआत होगी। ज़ेबा जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि प्रॉब्लम कहां पर है, मतलब दिक्कत कहां पर है? प्रधानमंत्री कह देते हैं कि भाई बढ़िया कानून है, मुसलमानों का फायदा होगा। होम मिनिस्टर कह देते हैं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं। मतलब कौन आपको और समझाए कि उसके बाद आप कहेंगे कि हाँ वाकई ये कानून फायदे में है मुसलमानों? देखिए, फायदा अगर जरूरी था कुछ अमेंडमेंट्स, लेकिन पूरे डेटा मैं ये बोल रही हूँ पूरा आप सिस्टम को चेंज कर दीजिएगा। वक्फ बाय यूजर, क्या जो सरकार लाई है उससे क्या भला हो जाएगा? वक्फ बाय यूजर जो 100 सालों से चले आ रहा है, हाँ। और कितने 100 सालों पीछे से चले आ रहा है। अगर हमारे पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, पेपर्स नहीं होंगे पिछले जो भी 100 साल 200 साल से जिन जमीनों के, तो वो आप ले लीजिएगा वापस। और डीएम को सारी ताकत मिली है इसमें। तो डीएम क्या, डीएम किसका आदमी होता है? डीएम सरकार का अधिकारी है, सरकार के अंडर में नहीं होता है क्या? डीएम, मैं ये बोलना चाहती हूँ, डीएम किसके बोलने से काम करेंगे? सरकार के बोलने से काम करेंगे, आप ये कह रही हैं। ठीक है ज़ेबा जी, मैंने यहां से भी एक महिला पैनलिस्ट के साथ शुरुआत की और अंबर जी यहां से भी काउंटर में आप ही से शुरुआत करूंगी। देखिए, जो दो चीजों पर, दो बातों पर सबसे ज्यादा विरोध उठाया जा रहा था, एक वक्फ बाय यूजर को लेकर और दूसरा ये कि नॉन मुस्लिम की एंट्री कैसे हो गई। तो इसको लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने बात कह दी ना कि अब 7 दिन तक तो आप ये नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, लेकिन मैं इस पर सबसे पहले ये सवाल ये करना चाहती हूँ, क्योंकि ज़ेबा जी कांग्रेस से हैं और 2006-2008 में जो सचर कमेटी रिपोर्ट रही थी और जो भी उसमें सुझाव दिए गए थे, तो उसमें ये भी सुझाव था कि उसमें सभी धर्मों के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको इंक्लूड किया जाए, यानी कि इंक्लूसिविटी की बात तब भी की गई थी। और बाकी जो भी सुझाव थे जिसके आधार पर आज भी कानून में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो उसी रिपोर्ट में सुझाव दिए गए थे। अब वो बात अलग है कि वो यूपीए सरकार में वो सारे सुझाव आए थे, लेकिन उस समय वो सारे सुझाव सही थे। आज उन सुझावों पे अमल हो जाता है तो पूरी तरह से उसको डिस्कार्ड करने की कोशिश की जाती है। लेकिन कानून में पूजा, देखिए कानून में हाँ। देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, हम उस पर मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ जो हुआ था और जो हो रहा है उस पर बात कर रही हूँ।
जो सवाल ये है कि अमेंडमेंट पहली बार नहीं हुआ, 1995 में भी हुआ, 2013 में भी हुआ, उस समय हुआ अमेंडमेंट तो आपको पूरी तरह से स्वीकार है। आज अमेंडमेंट होता है तो आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से ये असंवैधानिक है। तो इस तरह के भ्रम फैलाते हैं सीएनआरसी के नाम पर भी, इस बार भी वही पैटर्न रिपीट किया जा रहा है। जब नाजिम खान जी लोगों को भड़काकर नाजिम खान जी राजनीति करने की कोशिश, नाजिम खान जी सीएनआरसी के समय क्या कहा था? दस्तावेज नहीं दिखाएंगे, और अब कह रहे हैं कि दस्तावेज है नहीं। अरे भाई, रामलला को भी अपनी मौजूदगी के दस्तावेज आपने दिखाने के लिए कहा था ना, दिखाने पड़े थे ना कोर्ट में, आप क्यों दस्तावेज नहीं दिखाएंगे सर? हाँ पूजा जी, देखिए औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और देखिए जिस तरीके से दस्तावेज की बात आती है तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी ये केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जहां बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, ये वही सुप्रीम कोर्ट है जहां बाबरी मस्जिद का फैसला आने के बाद हम सब जो अमन पसंद थे, जो संविधान को मानते थे, हम लोगों ने स्वीकार करा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। अब ये भी केस जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट की बात पर कोई टिप्पणी नहीं करते हुए अब मैं बात आ जाता हूं यहां पर। अभी हमारी जेबा जी बड़ी काबिले तारीफ बात उन्होंने कही थी, 100 साल की बात करी थी। हाजी नाजिम खान 400 साल पुरानी बात करता है। हाजी नाजिम खान ये बात करता है कि हमारे अपने कब्रिस्तान है, उनके कब्रिस्तान के रजिस्ट्रेशन नहीं है। क्या हाजी नाजिम खान अगर इस दुनिया से फानी हो जाता है तो भारत की उस सरजमीन पे क्या हाजी नाजिम खान की मैयत को रोक दिया जाएगा ये कि भाई इस कब्रिस्तान का रजिस्ट्रेशन? अरे सुन लीजिए अंबर जी, नहीं अंबर जी सुन लीजिए, झूठ फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, मैम एक एक करके सुनना पड़ेगा। नाजिम जी बोलिए, झूठ सुनने के लिए नहीं बैठे, ये लोग भड़का रहे हैं, आपको रोकना पड़ेगा। पूरे देश में हिंसा भड़क रही है इनके झूठों की वजह से। नहीं ऐसे नहीं चलेगा। नहीं जेबा जी नहीं, आप कह रही थी ना एक एक करके बोलेंगे, मैं रोक रही हूँ ना उनको। मैम जेबा जी ये मेरा काम है, बस मैम एक एक करके बात रखेंगे अपनी, तभी सभी को समझ आएगी। यहाँ पर हम कोई सब्जी मंडी चलाने नहीं बैठे हैं, हम यहाँ पर बात करें वक्फ कानून की को लेकर महापंचायत चल रही है, लोगों को समझ में आए उसकी बात करें। ऐसे चिल्लम चिल्ली करने से क्या हो जाएगा? जोर से बोलने से आपकी बात सच्ची हो जाएगी क्या? हाँ पूजा जी देखिए, हाँ बताइए। हाँ, देखिए अभी बात आती है कि गरीब मुसलमानों को लेकर उनके बड़े फायदे की बात होती है, तो मैं कहता हूं क्या भारत के अंदर गरीब मुसलमान है? क्या मेरे गरीब हिंदू भाई नहीं है? मेरे गरीब हिंदू भाइयों की भी फिक्र होनी चाहिए। लेकिन हिंदू भाई नहीं, हिंदू भाई ऐसा तो नहीं कर, हिंदू भाई के पास ये प्रोविजन, एक मिनट नाजिम जी रोक रही हूं आपको। क्या हिंदू भाइयों के पास ये प्रोविजन है कि जाकर किसी भी संपत्ति पर हाथ लगाएंगे, संपत्ति हमारी हो गई और हो जाएगी? पूजा जी यही तो भ्रम फैलाया जाता है देश के अंदर कि वक्फ बोर्ड जहां पे भी जाता हाथ उठा देता वो जमीन उसकी हो जाती है। यही तो भारत के अंदर एक भ्रम है जो फैलाया जाता है। ये इस तरीके का भ्रम नहीं फैलाया जाता। मेरे बाप दादाओं की मिल्कियत जब वक्फ बोर्ड को दे दी, आप ये पेपर्स देखिए, आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप न्यूज़ 18 के मंच पर झूठ नहीं बोलेंगे। आप, मेरे पास पेपर्स हैं सर, पेपर्स हैं मेरे पास, मैं आपको गिनवाऊं क्या? कहां कहां पर संपत्ति को कहा गया कि ये हमारी संपत्ति हो गई उनकी संपत्ति? आपसे रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं ना, आपसे पेपर्स मांग रहे हैं ना, आप क्यों पेपर्स नहीं देंगे? और आप बताइए गाजी जी, ठीक है सर, गाजी जी आप बताइए कि वो कह रहे हैं कि अगर 200-300 साल पुरानी कोई मस्जिद है, कोई इबादत गाह है, कोई मजार है, उसके दस्तावेज अगर हमारे पास नहीं है, हम कहां से लेकर आए? बताइए। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो वक्फ के जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका बराह रास्त इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि जो पहली वक्फ की प्रॉपर्टी 1185 या 1200 में पहली बार दी गई थी, उससे पहले कुरान और हदीस में जिक्र है कि अल्लाह की राह में खर्च करो, ज़मीन दो, दौलत दो, बांटो, तभी जो है तुम्हारा जो है भला होगा, वरना आप मुसलमान नहीं हो सकते। लेकिन ये जो मौजूदा जो वक्फ का निज़ाम है इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये चूँकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम जो है उसमें अमेंडमेंट किया गया है, इंदिरा जी के ज़माने में भी हुआ है, उसके बाद 2012 में भी, जैसा कि मैडम 15-13 में, 1995 में भी हुआ है। असल में मुसलमानों की समस्या एक और है। अभी मैं मस्जिद में रमज़ान में तरावी के बाद निकल रहा था तो मैंने बाद लोगों से पूछा भाई आपने मस्जिद में थे, कुछ क्या कर रहे थे? कह रहे नमाज़ पढ़ रहे थे। मैंने कहा मालूम है नमाज में क्या बात हुई थी? अल्लाह ताला ने कुरान में क्या लिखा है? कहते वो तो अरबी में है। तो मैंने कहा अरबी में है तो आप अरबी पढ़ना कोई गलत है क्या? जब आप कुरान को समझते ही नहीं हैं, जब इस्लाम को समझते ही नहीं हैं तो टक्करें क्यों मार रहे हैं? अभी मैं जंतर मंतर पे गया, वहाँ पे खामोखां के लोग जो है वो भीड़ थी, और वो भीड़ किन लोगों ने जमा की थी? जो वक्फ का माफिया है,
जो लैंड ग्रैबर हैं, एब्सोल्युटली, इन्होंने क्या कर रखा है कि जितने भी ये जो वक्फ के वो बन रहे हैं, इन्होंने हजारों एकड़ ज़मीनें जो है कब्जा कर रखी हैं। यहाँ तक कि जो जामिया मिल्लिया की अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की ज़मीनें हैं उसमें भी लोगों ने कब्जा कर रखा है। ये बताइए कि मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ, इस्लामिक स्कॉलर हूँ, मैंने तो आज तक वक्फ बोर्ड की एक चाय भी नहीं पी है। लेकिन गाजी जी, मेरा ना काउंटर क्वेश्चन है इस पर। मुझे जरा ये बताइए कि ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि ये जो वक्फ बोर्ड है ये स्टैच्यूटरी बॉडी है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव है, इसका रिलीजन से कोई सीधे तौर पर लेना देना नहीं है। हाँ, ये रिलीजियस अफेयर्स को डील करती है, लेकिन डायरेक्टली कुछ ऐसा नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए, आप इतना भ्रष्टाचार गिनवा रहे हैं, कितनी संपत्तियों को इस तरीके से भ्रष्ट कर दिया गया, तो सरकार ने पहले उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया? एक प्रोविजन ये भी तो हो सकता है ना सर। पूजा जी देखिए, हाँ। आप, मैं चूंकि इस फील्ड में मैं हुकूमतों से जुड़ा रहा हूँ, जी, मैं वीपी सिंह साहब का एडवाइजर रहा हूँ, चंद्रशेखर जी, नरसिम्हा राव साहब के साथ रहा हूँ, मैं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का मेंबर था, मैंने अपनी पूरी जवानी उसमें लगा दी। ये ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा था कि हुकूमत ये बिल लाइए, इसको समझा नहीं लोगों ने। दूसरी बात, कोई भी बिल हो चाहे वो दुनिया का, अगर मेजॉरिटी पास कर देती है, राज्यसभा से बिल पास हो जाता है और प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो वो हिंदुस्तान का कानून हो जाता है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में तो लोग गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये गैर बिल्कुल फालतू मुद्दा है जी, अगर आपको इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि वक्फ बोर्ड में कोई भी नॉन मुस्लिम दान कर सकता है, तो उसकी स्टैच्यूटरी बॉडी में कोई नॉन मुस्लिम क्यों नहीं हो सकता? दान करे तो आपको मंजूर है, एडमिनिस्ट्रेटिव का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्यों भाई? तो इस हिसाब से मैडम आप भारत के संविधान पे फिर भरोसा नहीं रखती हैं? मतलब नहीं, सुन लीजिए एक मिनट, संविधान में लिखा हुआ है जो आप बातें अब जाके आपने वो पढ़ा है? आप मेरी बात सुन लीजिए, हिंदू अब बात कर रही हैं, जो ट्रस्ट है उसमें भी मुस्लिम दान कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और वक्फ बॉडी में सुन लीजिए, हिंदू के जो ट्रस्ट और वक्फ बॉडी में डिफरेंस है सर। एंडोमेंट में नहीं, आप ट्रस्ट और वक्फ बॉडी को कैसे प्लीज, उसमें भी मुस्लिम दान कर सकते हैं, इस पे कोई आपत्ति नहीं है। हिंदू भी दान कर सकता है, मुसलमान भी हिंदू ट्रस्ट में दान कर सकता है। आप एक तरफा बात मत बताइए, आप पूरी बात बताइए। मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कहें, देखिए जिस तरीके से आप बात कर रही हैं यहाँ पे, तो जो ट्रस्ट है राम जन्मभूमि का, उसमें किसी मुस्लिम को एंट्री दे सकते हैं आप लोग? नहीं दे सकते। और यही पॉइंट आउट किया है सुप्रीम कोर्ट के जज ने, चीफ जस्टिस ने ये किया कि आप करा के दिखाइए ना एंट्री, लेकिन नहीं कराएंगे। सवाल आप 100 करिए, लेकिन आप बिल्कुल प्रॉपर जानकारी दीजिए। ये एसेट मैनेजमेंट में डाला जाएगा। ठीक है, मैं आती हूँ सर, एक सेकंड बस। रशीदी जी देखिए, ये जो भ्रम कहें इसको, संशय कहें इसको, या ये वाकई आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आप तो बड़े जानकार हैं इसके, क्या वक्फ बोर्ड की जितनी संपत्ति 8 लाख एकड़ से ज्यादा की संपत्ति कही जाती है सर, और कमाई सिर्फ 1.5 करोड़, एक्सेप्टेबल है सर ये? देखिए, कुछ चीजें हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। हवा में बहस करने से कोई फायदा नहीं है। अभी जो नॉन मुस्लिम की बात हुई, या बार बार ये कहा जाता है कि जो राम मंदिर या मंदिरों के ट्रस्ट हैं उनमें हिंदू मुसलमान की एंट्री क्यों नहीं है, इसको समझ लीजिए बिलाल भाई। वक्फ बोर्ड की एक बॉडी होती है जिसको बोर्ड कहते हैं, जिसमें एक चेयरमैन होता है, कुछ मेंबर होते हैं। जैसे दिल्ली में 7 मेंबर होते हैं, उन्हीं में से एक चेयरमैन बनता है। वो सब सरकारी होते हैं, ये आपको भी पता है, सरकारी होते हैं टोटल। उसके बाद में वक्फ बोर्ड को जो रन करता है वो रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू महकमा। उसमें ऊपर से लेके नीचे तक सब हिंदू होते हैं। अभी बोर्ड जो है एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर था, अश्वनी कुमार जी, वो भी हिंदू थे, बोर्ड चलाया उन्होंने, किसी को एतराज़ नहीं था कि बोर्ड हिंदू क्यों चला रहा है। दूसरी बात, उसके नीचे फिर रिलीजियस कमेटियां होती हैं, मस्जिद कमेटी होती है, दरगाह कमेटी होती है, या इस तरह की जो भी रिलीजियस हमारे इदारे हैं उनकी कमेटियां होती हैं। उनमें तो कोई भी नहीं कह रहा है कि हिंदू होना चाहिए, किसी ने भी नहीं कहा। मंदिर की जो कमेटी हो गई तो रिलीजियस कमेटी हो गई ना, उसके ऊपर तो कोई कमेटी नहीं है। पहले अपॉइंटमेंट्स कौन करता था? मुतवल्ली का, और जो एमएलए एमपी इसका ये बताइए। सर सुन लीजिए ना, करती थी या सर सुन लीजिए करता था? सर सुन लीजिए, अभी चेंजेस जो है ना सर, जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनिए, उसको समझिए, उसको समझिए। यही तो भ्रम फैलाया जा रहा है। भ्रम नहीं, सच्चाई, यही भ्रम फैलाया जा। मैं ये कहता हूँ, जो बोर्ड है जो सरकार की तरफ से बनता है, कांग्रेस के जमाने में भी था। कांग्रेस के जमाने में हारून यूसुफ चेयरमैन थे, चौधरी मतीन चेयरमैन थे। क्या घपले हुए आपको भी पता है, मैं कुछ बता देता हूँ। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, हारून यूसुफ चेयरमैन थे। उनको ज़रूरत पड़ी एक पार्क बनाने की, मिलेनियम पार्क। आप जानते होंगे कितना बड़ा पार्क है। वो पूरा का पूरा कब्रिस्तान अहले इस्लाम था, कब्रिस्तान अहले इस्लाम। शीला दीक्षित के चरणों में रख दिया हारून यूसुफ ने कि लीजिए बना लीजिए पार्क।
आप वजीराबाद चले जाइए, जहां ब्रिज बना हुआ है भजनपुरा की तरफ जाने के लिए, वहां 10 बीघा जमीन चौधरी मतीन ने शमशान घाट को दे दी, शीला जी के चरणों में रख दी। नरेला के अंदर 10,000 गज जगह सिर्फ 25 पैसे के हिसाब से दे दी, क्योंकि ये लोग सरकारी हैं, सरकार जो कहेगी उसके अलावा कर ही नहीं सकते, अगर करेंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। नाजिम खान जी, मेरा एक सवाल है आपसे, मैं बिल्कुल शॉर्ट सा सवाल आपसे पूछ रही हूं, मुझे वो बताइए कि ऐसे कौन से क्लॉज हैं जिन पर आपको सबसे ज्यादा आपत्ति है? बस इसी पर बात करेंगे सर, बताइए। हाँ पूजा जी, देखिए बार बार एक बात आती है कि भी देखिए ये जो हमने संशोधन किया वक्फ बोर्ड के लेकर, तो यहाँ पर गरीब मुसलमान जो है उनका फायदा होगा, हम लोगों को भी उम्मीद जागी कि हाँ भी फायदा होगा। लेकिन हम जब 5 फायदे पूछने की बात करते हैं तो सर ऐसा सर खो जाके इधर सर सुनिए नाजिम खान, मैं फायदे उनसे पूछूंगी, आप पहले दिक्कत तो बताइए। हाँ, सुन लीजिए, देखिए मैंने 5 फायदे पूछे, अब दिक्कत आप 5 नुकसान बता दीजिए। मेरे अरे क्या 5 नुकसान बताइए। अरे आप ही वकील बन जाएंगे, आप ही जज बन जाएंगे, तो भाई हम लोगों के लिए किस लिए है? आप सुन लीजिए, देखिए वक्फ बाय यूजर आप बता नहीं रहे हैं, 5 नुकसान कहां से बता देंगे आप? हम लोगों को मुल्क के वजीर आजम बना दीजिए, सारी चीजें आपको बहुत बता बढ़िया, देंगे। बहुत बढ़िया। आप वज़ीर आज़म बनोगे पहले, फिर बताओगे नुकसान क्या है। बहुत बढ़िया, ये अच्छा है, ये अच्छा है। पहले प्राइम मिनिस्टर बनो, फिर बताओ उसके फायदे क्या हैं। दिक्कत यहाँ पर, दिक्कत वक्त ये से पॉइंट नहीं है, नोट किया जाए भाई, दिक्कत ये पॉइंट नोट किया दिक्कत जाए। किससे है? दिक्कत किससे है? प्राइम मिनिस्टर सब बताइए ना, दिक्कत किससे है? प्राइम मिनिस्टर बता दीजिए, अब हमारी अपनी जमीन है जो हमने वक्फ बोर्ड को दे दी, क्या अब हम अपनी जमीनों पे क्या अपने वक्फ बोर्ड से ये नहीं पूछ सकते कि आपने जो वक्फ बोर्ड, हमारी जो जमीन है उस पे आपने हमारी खानेगाह, मस्जिदें, इबादत गाह जो बनाई वो कहाँ है? लेकिन वहां पर सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, आप भ्रम थोड़ा ना फैला देंगे। आप मुझे एक बात बताइए, सरकार आपको कह कहकर थक गई कि भाई आपकी जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज हैं, आपके पास जिसके दस्तावेज हैं, आप वामसी पोर्टल पर अपलोड कीजिए, आपकी पुरानी संपत्तियों को कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप कागजात नहीं दिखाएंगे, उन्हीं वक्फ की संपत्तियों पर होटल बनाकर खड़े कर देंगे, व्यवसाय के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी ना ये देश की जमीन सर इसलिए वक्फ की गई, और ठीक है यूज कीजिए उसका, और मुसलमानों का फायदा कितना हो रहा है? आपसे मैंने 3 नुकसान पूछे, आप बता नहीं पाए, बताएंगे ज़ेबा जी? आप क्लॉज में दिक्कत है, किस क्लॉज में दिक्कत है बताइए। यहाँ पर भी दिक्कतें आएंगी, अगर पेपर में इनकम्प्लीट रहा तो सरकार सीधे जमीन को कब्जा कर लेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। और एक मिनट, मैंने इंटरप्ट नहीं किया था, बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए। हाँ, मैं ये पूछना और एक मिनट, और जो लगातार घरों को डेमोलिश कर दिया जाता, बस कोई केस हो, नाम आना चाहिए कि मुसलमान है, बिना कोर्ट के मना करने के बाद भी बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं, और जल्दी रहती है कैसे किसी के आशियाने को गिरा दिया जाए। उत्तम मुसलमान एक मिनट ज़ेबा जी, ठीक है बोलनी है, मैंने कब इंटरप्ट किया? बताइए। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आता है तो कोई भी बच्चे अक्सर सवाल के जवाब में कुछ भी गाना लिख के आ जाते हैं, उनको लगता है कि शायद 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे, तो शायद कुछ ऐड हो जाए, पास हो जाए। सवाल यह है कि जब हम किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा के लिए आते हैं तो हमें विषय का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर हम बहुत जिम्मेदारी के साथ आए हैं, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं, जो हमें लोग देख रहे हैं, उसका असर समाज पे होता है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम सफाई और सच्चाई के साथ यहाँ पे बात रखें। आपने वक्फ बाय यूजर पूछा और पूरे खेमे में हलचल मच गई। बात यह है कि इनको यही नहीं पता है कि वक्फ बाय यूजर क्या है। उसके जवाब को भटकाने के लिए इन्होंने क्या बातें रखी जिसका आज के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। अब हम इस महापंचायत के आखिरी पड़ाव पर हैं और बहुत आराम से एक दूसरे को बिना काउंटर किए, आराम से, शांति से क्लोजिंग कमेंट मैं एक एक करके सबके पास आऊंगी। और सबसे पहले बिलाल जी, आपसे मैं शुरुआत कर रही हूं, क्लोजिंग कमेंट अपना दीजिएगा वक्फ कानून को लेकर। क्लोजिंग कमेंट है कि भारत के संविधान पर भरोसा रखना चाहिए, जो भी फैसला आएगा उसको माना जाएगा, लेकिन भारत सरकार को भी ये देखना चाहिए जिस तरीके से रूल ऑफ लॉ की डेमोक्रेसी की हत्या करने की कोशिश कर रही है, तो सबसे चीज़ें ना करे, और जो हकीकत चीज़ें, जो असल मुद्दे हैं उन पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, जो देश के असल महिला सुरक्षा, इन मसलों पे उनको आगे आना चाहिए। ठीक है। नाजिम जी बताइए, कोर्ट का फैसला आने के बाद, कोई भी फैसला आए, जो भी आएगा, उसके बाद तो सड़कों पर नहीं आएंगे?
हाँ पूजा जी, देखिए हम लोग संविधान को मानने वाले हैं और देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो हमें सरमात है, क्योंकि हम वही लोग हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद का भी फैसला स्वीकार किया था। उसी तरीके से अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो इंशाल्लाह वो भी हमें स्वीकार होगा। और जो सड़क पे आने की बात करते हैं, मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ, ये मुल्क आपका है, किसी भी ऐसी अफवाह पे ध्यान मत देना, क्योंकि अगर जहाज से पे एक कहते हैं कि एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को आग लगा देती है, उसी तरीके से ये मुल्क आपका है। इस मुल्क की सौहार्द बनाने की आपकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। बहुत अच्छी बात आपने कह दी नाजिम जी, खुद मतलब मजा आ गया सर। ज़ेबा जी बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन एक बात बहुत दुखद है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, किरण रिजिजू जी का जिस तरह स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के विरोध में गया है, ये बहुत अफसोसजनक है। और एक बात मैं यहाँ पर और इंक्लूड करना चाहूँगी कि सरकार ये जो बोलती है कि मुसलमानों को फायदा होगा, फायदा देना चाहती है, तो उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जब कोरोना काल में पूरा देश जूझ रहा था कोरोना से, बहुत खराब परिस्थिति थी, क्लोजिंग कमेंट, खराब परिस्थिति थी, पीएम केयर्स फंड में पूरे देश से पैसा लेने के बाद बोल दिया गया आत्मनिर्भर हो जाइए आप, सरकार की अब जिम्मेदारियां नहीं है। तो क्या वो ये पूरे जो पैसे आएंगे, रेवेन्यू आएंगे, उससे गरीब मुसलमानों का वैसे ना रेवेन्यू की बात पे मुझे वैसे एक आंकड़ा याद आ गया। 2013 में जो सलमान खुर्शीद जब कानून मंत्री थे, तो उस वक्त वो जब ये संशोधन लेकर आए थे तो उन्होंने खुद ये बात कबूल की थी कि जो वक्फ बोर्ड की रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं और जो सर्वे रिकॉर्ड्स हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, आपके आंकड़े के लिए बताइए सर। मैम क्लोजिंग कमेंट, भाजपा के लोग सब सपोर्ट कर रहे थे। लालू यादव जी भी एक्सेप्ट की थी और मैं अब आगे अपनी बात कहूंगी। देखिए, मुझे लगता है कि वक्फ जो अमेंडमेंट है ये बहुत महत्वपूर्ण था और ये देश और मुस्लिम समाज के लिए भले के लिए है। आज मीडिया के माध्यम से जो समाज में इसकी जागरूकता फैली है, मैं उसके लिए मीडिया को धन्यवाद करूंगी। और मुझे लगता है कि जो लोग भ्रम फैलाकर गरीब आम मुसलमानों को भड़का रहे हैं, उस बहकावे में ना आए। ये लोग जो भी एहतजाज कर रहे हैं, ये अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि और जमीन को बचाए रखने के लिए और जो कब्जे किए हुए हैं उसको बचाए रखने के लिए। ठीक है मैम। वसीम गाजी साहब, देखिए, जो बिल पेश हुआ है वो पास हो गया है। अब कोई भड़काए नहीं भड़काए, सड़कों पे आइए, कोई फायदा नहीं, डंडे खाएंगे। इस पे को बिल को नाफिज होने दीजिए, उसके फायदे देखिए। अगर आपको लगता है कि इसमें फ़ायदा नहीं है तो अमेंडमेंट लाए जाएंगे, बहुत सारे अमेंडमेंट लाए गए हैं। दूसरी बात, इसको बिल्कुल हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, क्योंकि जो सरकार है, भारत सरकार है, वही उसकी सुप्रीमो रहेगी और उसके ज़्यादातर अब तक हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है तो हिंदू ही प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। तीसरी बात, हिंदू मुस्लिम की एक मिसाल दे देता हूँ। सबसे बड़ी जो मीट एक्सपोर्ट कंपनी है दुनिया की, वो अल कबीर है और उसका मालिक हिंदू है। ठीक है। और ज़्यादातर तो हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। और कुरान शरीफ का जो सबसे बड़ा प्रिंटर है कुरान शरीफ का, वो भी हिंदू है। इसलिए अच्छे हिंदू और अच्छे मुसलमान वेलकम है, खराब हिंदू और खराब मुस्लिम जो है दूर रहे। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। रशीदी साहब, देखिए, जो लोग इसमें आज भी, हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुनवाई चल रही है, चलेगी 5 तारीख से, फिर भी लोग इस तरह के ऐलान कर रहे हैं कि लोग सड़कों पे आएँ और कह रहे हैं कि हम जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक ये फैसला हमारे हक में नहीं आ जाता। ये लोग देश में फसाद कराना चाहते हैं और मैं ख़ास तौर से असदुद्दीन ओवैसी को कहूँगा कि ये आदमी दंगा कराना चाहता है देश में, और इस हद तक दंगा कराना चाहता है कि आने वाले टाइम में इसको ये कहने का मौका मिल जाए कि देखो, हिंदुस्तान में मुसलमान सेफ नहीं है, हमें दूसरा मुल्क दे दो। ये जिन्ना बनना चाहता है। ऐसे मुसलमानों को, ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। और कांग्रेस भी जो जिस तरह से भड़का रही है, कांग्रेस की 60 साल की सरकार हमारे सामने है। हमें उन चीज़ों से सबक लेना चाहिए कि कांग्रेस ने हमें दलित से बदतर जिंदगी जी है और हमारे जो मामलात हैं, आज देखिए नौकरियों में, पार्लियामेंट में, विधानसभा में हम कहाँ हैं, ये सब कांग्रेस की देन है। ठीक है सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय आप सभी ने निकाला और इस मुद्दे पर बात की जो इस वक्त का सबसे ट्रेंडिंग और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में यह मसला चल रहा है। तो आज के लिए इस वक्त की महापंचायत में इतना ही। न्यूज़ 18 की तरफ से यह कोशिश की गई कि आप लोग जो घर बैठे हैं वो इस बात को समझ पाएं कि आखिर वक्फ कानून का फायदा बताने वाले ये क्यों कहते हैं कि ये जो कानून है ये मुसलमानों के हित में है, और वो लोग जो कहते हैं कि हम वक्फ कानून का विरोध करते हैं, उनके क्या तर्क हैं। दोनों ही पक्षों से तर्क हमने लिए, आपके सामने रखे। अब फैसला आपके हाथ है, आप खुद समझिए कि वक्फ कानून मुसलमानों के फायदे में है या इस पर फैलाया जा रहा है भ्रम। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।